बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट्स एज सच बहुत सारी हैं रिटायरमेंट में, और लेकिन हम आज जो इम्पॉर्टेंट जो बहुत रेगुलर बेसिस पे पूछी जाती हैं, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ध्यान रखने वाली जो बात होती है कि रिटायरमेंट में जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, तो मैं आज अपने एग्जाम्पल्स में ये मान के चल रहा हूँ, तो पार्टनर बी रिटायर हो रहा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो पार्टनर बी अगर फर्म छोड़ के जा रहा है तो या तो वो अपना पैसा विड्रॉ करेगा, पूरा का पूरा जो भी उसका बैलेंस है। अगर वो पैसा विड्रॉ नहीं करेगा तो उसके पैसे को हम एज ए लोन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट्स पार्टनर बी मतलब रिटायरिंग पार्टनर को इफेक्ट करती है या नहीं करती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें उसे कंसिडरेशन में लेना है या नहीं लेना। तो आज की जो पहली कैपिटल एडजस्टमेंट है वो है व्हेन द कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट, और से अमाउंट दे रखी है 5 लाख रुपीज़ और बी रिटायर हो रहा है एंड द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल। तो ये जब भी कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट, जो भी अमाउंट दे रखी होगी, अगर कभी भी एडजस्टमेंट आती है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस एडजस्टमेंट का रिटायरिंग पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या करना है, रिटायरिंग पार्टनर का आपको आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में, कि उसको हम पे कर रहे हैं, फुल पेमेंट कर रहे हैं, पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट कर ही नहीं रहे। तो मैं अभी ज्यूम कर रहा हूँ कि इसे पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, तो जितना हमने उसको अभी पे करा है हम उसके लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और पार्टनर बी में जितना भी हमने उसको पे करा वो हम उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। अब जितना भी हम पे कर रहे हैं, हमने बैंक लिखा है, हमेशा बैंक अकाउंट नहीं होता। आपको बैलेंस शीट में देखना पड़ेगा कि कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है। अगर कैश एट बैंक दिया हुआ है तो टू बैंक लिखेंगे, अगर कैश इन हैंड दिया हुआ है तो आपको टू कैश अकाउंट लिखना है। आपने मान लो उसका जो क्रेडिट माइनस डेबिट करके बैलेंस आया था आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स, तो उसका कैपिटल का जो बैलेंस आया था से वो 1 लाख रुपीज़ आया था और आपने उसको 30,000 इमीडिएटली दे दिए, तो टू बैंक में 30,000 आ जाएगा यहाँ पे, और जो बाकी के 70,000 बचे हैं उसको हम एज ए लोन ट्रीट करते हैं। तो टू बीज लोन अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा, टू बीज लोन अकाउंट। काफ़ी बार ऐसा भी आया है, हमने एक दो स्कूल के पेपर्स में भी देखा और आई गेस एक बार बोर्ड में भी आया था, उसमें फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेंस वाज गिवन, क्वेश्चन में ये दिया था। तो ये 11 से रिलेटेड टॉपिक है बिल्स पेबल का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, जहाँ पे हम किसी को भी जब अमाउंट ओ करते हैं और अगर हम अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं तो बिल्स पेबल लिखते हैं। तो यहाँ पे टू बिल्स पेबल भी पॉसिबल है अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सेप्टेंस वाज गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर। अब हम अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट में आते हैं। से कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट रुपीज़ 5 लाख एंड ऑब्वियसली बिटवीन ए एंड सी, और जो हमें एडजस्टमेंट में जो अमाउंट दे रखा है फिक्स कैपिटल का वो 5 लाख रुपीज़ दे रखा है। तो हम यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। मैंने अज्यूम करा है अभी वो इक्वल है, तो 2,50,000 2,50,000 ये हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना पड़ेगा कि पार्टनर ए की और पार्टनर सी की, रिमेनिंग पार्टनर्स की कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। बिकॉज कैरिड डाउन तो हम ऐसे नहीं निकालते, कैरिड डाउन तो हम नॉर्मली निकालते हैं क्रेडिट माइनस डेबिट करके, बट क्योंकि कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स दे रखा था तो हम क्या करेंगे, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन में इसको न्यू रेशियो में डिवाइड करा। अब हमें देखना है कि डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना भी पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा होगा कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट रुपीज़ 5 लाख एंड द एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश। अगर क्वेश्चन में ये लाइन लिखा है कि बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, तो आप बैलेंसिंग फिगर को से ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा थी डेबिट से, तो वी विल राइट टू बैंक और कैश अकाउंट जो भी एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल कैसे पता चला, वही बैलेंस शीट में जो हमें देखना है क्या दिया हुआ है। अगर बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिया तो हम बैंक लिखेंगे, कैश इन हैंड लिखा है तो कैश लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स और ए की क्रेडिट साइड जा रहा थी, तो वी विल राइट एज करंट अकाउंट और अमाउंट यहाँ आ जाएगा जो भी बैलेंसिंग फिगर आई है। सेम वे पॉसिबल है सी का, अब हमें सी का भी निकालना है। सर सी की भी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो अगेन टू बैंक जो हमने लिखा है उसी में हम सी में अमाउंट लिख देंगे। बट येस, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है तो प्लीज यू विल राइट टू सीज करंट अकाउंट। यहाँ पे एज करंट के सामने ए का अमाउंट आएगा और सीज करंट में सी का करंट आएगा, बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये साइड कम हो, तो अगर ये साइड कम है तो बाय बैंक, और मैं भी यहाँ पे सिर्फ करंट अकाउंट लिख देता हूँ क्योंकि वो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा पार्टनर है। अगर सी का बैलेंस इधर आ रहा है तो वी विल राइट बाय सीज करंट अकाउंट, अगर ए का बैलेंस इधर आ रहा है तो बाय एज करंट अकाउंट। तो जब भी कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स दे रखा होगा तो बस उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करो और बैलेंसिंग फिगर को टू बैंक, बाय बैंक या टू करंट या बाय करंट करो। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने डीके गोयल में भी देखा और आई गेस टीएस ग्रेवाल में भी है, तो उसमें एक ये बोला हुआ था कि डिफिशिएंसी इज टू बी ब्रॉट इन कैश एंड द सरप्लस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट।
Deficiency is always when debit side is more than credit in case of partners capital. In that case we will write by bank account यहाँ पे, और surplus is to be transferred to current account. That means वो कह रहे हैं कि अगर बैलेंस इस साइड आ रहा है तो आप current account लिखोगे, तो इधर आएगा तो current और इधर आएगा तो बैंक. बट ये कब करना है? If deficiency is to be brought in cash and the surplus is to be transferred to current accounts. तो ये हमारी पहली कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाती है. दूसरी कैपिटल एडजस्टमेंट आती है जहां पे क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि B is to be paid in full and the amount is to be brought in by A and C in such a manner that their capitals are in proportion to new profit sharing ratio. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. B is to be paid in full and the amount is to be brought in by A and C in such a manner that their capitals are in proportion to new profit sharing ratio. वो ये कह रहे हैं B का जितना भी बैलेंस बनता है वो उसको टू बैंक करके पे ऑफ करो, उतना ही पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे A और C, बट इन सच ए मैनर कि उनके जो कैरेट डाउन्स होंगे वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगे. तो जब भी ऐसा कुछ दिया है तो आपको क्या करना है, आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स ब्रॉट डाउन लिखने के बाद यहाँ पे रिजर्व्स को और एक्यूमुलेटेड लॉसेस के इधर ट्रांसफर करने के बाद एसेट्स में अगर गुडविल अपेयर कर रही है तो राइट ऑफ करो. फिर आपका रिवैल का प्रॉफिट इधर आता है, रिवैल का लॉस आता है, एंड आफ्टर एडजस्टिंग फॉर गुडविल अब आपको क्या करना है, आपको एक वर्किंग नोट बनाना है. टोटल कैपिटल और फर्म्स कैपिटल आप लिख सकते हो. सबसे पहले आपको क्या करने हैं, एडजस्टेड कैपिटल्स निकालने हैं. अब एडजस्टेड कैपिटल्स क्या होते हैं? आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स जब हम क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करते हैं. मैं यहां पे लिख देता हूं क्रेडिट माइनस डेबिट. तो से ए का जब हमने बैलेंस निकाला क्रेडिट माइनस डेबिट करके वो आया 50,000. सेम वे बी का आया 40,000 एंड सी का आया 30,000. तो हम इसका मतलब एट द टाइम ऑफ बीज रिटायरमेंट जो फर्म का टोटल कैपिटल था वो 1,20,000 था. अब से क्वेश्चन में बोला हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल. तब आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है न्यू कैपिटल. अब जो 1,20,000 है वो फर्म का कैपिटल अभी भी सेम रहेगा. अब रीजन क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि बी फर्म छोड़ रहा है और वो अपना पैसा विड्रॉ कर रहा है, तो दैट मींस फर्म का कैपिटल विल रिड्यूस बाय 40,000 बट सेम अमाउंट इज टू बी ब्रॉट इन बाय ए एंड सी. 40,000 ए और सी को भी इंट्रोड्यूस करने हैं, तो दैट मींस एज सच फर्म का टोटल कैपिटल विल रिमेन सेम. तो आप इन ए वे हम बोल सकते हैं कि हमने फिक्स कैपिटल की कैलकुलेशन करी है. अब आपको क्या करना है, इस 1,20,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आपने ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा तो 60,000 आ गया. अब आराम से सोचना 50,000 उसका कैपिटल था इनिशियल, मतलब आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट्स ए का, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यू एडजस्टमेंट इट शुड बी 60. दैट मीन्स ही इज सपोज टू ब्रिंग 10,000 मोर, तभी तो उसका कैपिटल 60 होगा. अभी उसका कैपिटल 50,000 है. सेम वे सी का कैपिटल 30 है लेकिन वो कह रहे हैं उसका कैपिटल भी 60 होना चाहिए, तो उसको 30,000 और इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. अब आप देखो टोटल इंट्रोड्यूस कितना किया इन दोनों ने, 10,000 एंड 30,000, और बी को हमने कितना पे करा 40,000 विच इज इक्वल टू 10 + 30. तो हमने जितना पैसा बी को पे करा उतना ही पैसा ए और सी ने इंट्रोड्यूस करा. अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टू बैलेंस कैरी डाउन. आपने जो ये न्यू कैपिटल्स कैलकुलेट करें ये लिख दो, दैट्स इट. अब आपको बस बैलेंस शीट बनानी है. अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है तो बैलेंस शीट में बी का नेम नहीं आएगा बिकॉज उसको ऑलरेडी हम पे ऑफ कर चुके हैं. जो बैलेंस शीट में कैशड बैंक है उसको भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज जितना पैसा आया उतना पैसा हमने पे करा. और जो हम ए और सी की कैपिटल्स मेंशन करेंगे वो 60,000 करेंगे. अच्छा, अब मैंने जो 10,000 30,000 निकाले हैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बता देता हूँ. वो तो मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि उसका कैपिटल 50 था बट अकॉर्डिंग टू न्यू एडजस्टमेंट उसका 60 होना चाहिए. तो ही इज सपोज टू ब्रिंग 10,000 रुपीज. अब जो ट्रिक है वो इजी है. आप एडजस्टेड कैपिटल में से न्यू कैपिटल को माइनस करो. इफ द आंसर इज नेगेटिव दैट मींस उसकी डेफिशिएंसी है. डेफिशिएंसी इन कैपिटल मतलब उसको और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. बाय बैंक आ गया. बी का ऑब्वियसली सरप्लस है क्योंकि उसका न्यू कैपिटल 0 है. तो जब भी पॉजिटिव आएगा तो दैट मींस सरप्लस है, तो टू बैंक आएगा. और अगेन इसका 30,000 नेगेटिव है तो इसका भी बाय बैंक में आ जाएगा. अब मैं ये सरप्लस और डेफिशिएंसी वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है अमाउंट्स को जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि से
ए का अभी भी पॉजिटिव ही आ रहा है, उसका ऑलरेडी जो एडजस्टेड कैपिटल था दैट वाज मोर देन द न्यू कैपिटल। से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3 1:2 इफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 1:2। तो आप नोट करना, अगर हम 1,20,000 को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 40,000 आएगा और यहाँ पे 80,000 आएगा। इसका 40,000 आएगा तो इसका पॉजिटिव ही आएगा माइनस करके, तो इसका सरप्लस है, तो ही विल ऑल्सो विड्रॉ। तो टू बैंक में 10,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब 10,000 और बी का तो ऑब्वियसली सरप्लस ही आएगा, तो 10 + 40 50,000 रुपीज़ की हमने पेमेंट करी है। अब आप नोट करना, बिकॉज 1:2 रेशो थी तो सी का कैपिटल 80 आएगा। अब ये 80 है और ये 30 है, तो डिफरेंस कितना आया 50। तो यहाँ पे बाय बैंक सी में 50,000 आ जाएगा। 50,000 आए, यहाँ पे 40 + 10 50,000 की हमने पेमेंट करी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि एडजस्टेड कैपिटल अगर कम है न्यू कैपिटल से तो वो डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब है कि हमें पैसे लाने हैं, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स देयर इज अ सरप्लस, तो ही विल विड्रॉ द मनी, तो टू बैंक आ जाएगा। बट बैलेंस शीट में कैशड बैंक में इस एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर कोई और हमने पेमेंट करी है, किसी क्रेडिटर को पेमेंट करी है, या कोई और भी पेमेंट हमें मिली है, हमें मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल ऑफ एसेट भी हुआ था, तो उसको अगर उसमें डिफरेंस था वैल्यू में तो हमने उसको रिवैल के थ्रू डील कर लिया होगा। बट वो पैसा अगर ज़्यादा पैसा मतलब जितने में भी सेल हुई थी वो पैसा कैशड बैंक में ऐड हो जाएगा। बट इस कैपिटल एडजस्टमेंट का कैशड बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड जो लास्ट एडजस्टमेंट आज के लिए है वो है B is to be paid in full and the amount is to be brought in by A and C in such a manner that their capitals are in proportion to new profit sharing ratio। अब आप बोलोगे सर ये तो सेम है जो आपने अभी बताया, तो उसमें मैं एक लाइन और ऐड कर रहा हूँ। क्वेश्चन में साथ में ये भी लिखा होगा, एंड टू मेंटेन ए बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज से 40,000, हमें 40,000 का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, और बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस दिया हुआ था वो 30,000 दिया हुआ था। बैंक में बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस था वो 30,000 था, एंड दे वांट टू मेंटेन एट 40,000। दैट मीन्स रिमेनिंग पार्टनर्स को ए और सी को जो बी को पेमेंट करनी है वो तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 10,000 रुपये और भी लाने पड़ेंगे। उल्टा भी हो सकता था, से बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 50,000 है और मेंटेन करना है 40, तो डैट मीन्स हम 10,000 रुपये यूज़ कर सकते हैं बी को पे करने के लिए। तो बी का भी बैलेंस जैसे 40,000 है तो बाकी पार्टनर्स को 30,000 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रोपोर्शन टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमारी जो कैपिटल एडजस्टमेंट है, जो हमारा एडजस्टमेंट टेबल, इसको जो टेबल है हमारा वर्किंग नोट का, इसको हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे। और वो कैसे करेंगे, से मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं इनके बैलेंसेस इतने ही आए हैं, अभी भी जो बैलेंसेस एडजस्टेड कैपिटल्स आए थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यू बैंक बैलेंस प्लस कर देंगे एंड ओल्ड बैंक बैलेंस माइनस कर देंगे, इससे हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा। तो 50 + 40 + 30 प्लस न्यू बैंक बैलेंस 40,000 मेंटेन करना है। ओल्ड बैंक बैलेंस से बैलेंस शीट में दिया हुआ है 30,000 है, तो फर्म का कैपिटल 1,30,000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 1,30,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, विच इज 65,000 एंड 65,000 अगर इक्वल है। मैं अभी भी एज्यूम कर रहा हूँ इक्वल है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी समझना थोड़ा इजी रहेगा और कैलकुलेशन का भी टाइम बच जाएगा हमारा। तो अब ये नेगेटिव आ रहा है अगेन, तो ये डेफिशिएंसी है, और डेफिशिएंसी का आपको पता है बाय बैंक में लिखते हैं हम। ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर का हमेशा सरप्लस आएगा, तो टू बैंक में 40,000 आएगा। और लास्टली सी का देखो डेफिशिएंसी कितनी है, 35,000 की, नेगेटिव है ना, नेगेटिव मतलब डेफिशिएंसी। अब बात नोट करो, बैलेंस हमने बी को कितना पे करा 40,000, ए और सी ने कितना इंट्रोड्यूस किया 15 + 35 50,000, तो 10,000 और इंट्रोड्यूस करे। तो बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैंक बैलेंस दिया हुआ था वो 30,000 था, अब क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा आया है तो बैंक बैलेंस विल बिकम 40,000। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और वही कैरेट डाउन्स में तो हम न्यू कैपिटल वाला अमाउंट ही लिखेंगे। तो ये टेबल बनाने का आपको देखो कितना फायदा हुआ, ये टेबल बनाने का आपको सारी वैल्यूज जो यहाँ पे पोस्ट करनी है वो यहाँ से मिल गई। न्यू कैपिटल्स कैरेट डाउन हो गए, सरप्लस टू बैंक हो गया, और डेफिशिएंसी बाय बैंक हो गई। ठीक है, तो आज हम ये 3 कैपिटल एडजस्टमेंट हमने करी है। पहली थी फिक्स कैपिटल, दूसरा था कि बी को जितना पे करना है उतना पैसा ए और सी ने इंट्रोड्यूस किया इन सच ए मैनर दैट देयर कैपिटल्स आर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लास्टली सेम सेकंड पॉइंट, बट एक एड ऑन था कि फर्म का बैंक बैलेंस मेंटेन करना है, और फर्म का बैंक बैलेंस जो मेंटेन करना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द गिवन इन द बैलेंस शीट, तो फिर हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा इस टेबल के थ्रू।
लेकिन इसमें भी एक कैच है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ओल्ड बैंक बैलेंस लेंगे बैलेंस शीट से तो ब्लाइंडली नहीं लेंगे। अब ब्लाइंडली से मेरा मतलब क्या है, मान लो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स 50,000 के थे और बोला हुआ है एडजस्टमेंट में, जो एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं कि क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर पेड 9,000, हमने उनको 9,000 की पेमेंट करी। पहली बात है हमें 1,000 रुपीज़ के से हमें फ़ायदा हुआ है तो हम बाय क्रेडिटर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। अब बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा कि क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो जाएंगे और बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया 9,000 से, तो ऑलरेडी 30,000 बैंक बैलेंस था। तो जब हम ये टेबल बनाएंगे तो हम यहाँ पे ओल्ड बैंक बैलेंस को 21,000 लेंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखना, अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी पेमेंट है, ट्रांजेक्शन कैश है बैंक से रिलेटेड, तो उसको एडजस्ट करने के बाद जो बैंक बैलेंस आएगा उसे हम ओल्ड बैंक बैलेंस अज्यूम करेंगे। न्यू बैंक बैलेंस तो बैलेंस शीट में वो एडजस्टमेंट्स में दे ही रखा होता है कि कितना मेंटेन करना है, तो बैलेंस शीट में तो ये वाला अमाउंट आएगा एज इट इज जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। कैरी डाउन्स ये आएंगे और बी का नाम नहीं आएगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें जो रिमेनिंग 2 या 3 कैपिटल एडजस्टमेंट्स हैं मैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन आप पहले इससे इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा चांस होता है इनका आने का। थैंक यू।